नमस्कार, दृष्टि पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम विभिन्न राज्यों के लिए उपयोगी जो करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारियां हो सकती हैं, उनको समग्र तौर पर उपस्थित कर रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में अलग अलग राज्यों से संबंधित जो करंट अफेयर्स थे कि उन राज्यों में महत्वपूर्ण तौर पर जो भी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए मुद्दे थे, उनके बारे में आपको जानकारियाँ दी। जैसे कि बिहार पीसीएस के लिए अलग से, उत्तराखंड के लिए अलग से, राजस्थान के लिए अलग से, उत्तर प्रदेश के लिए अलग से, मध्य प्रदेश के लिए अलग से। लेकिन आज की चर्चा में हम विभिन्न राज्यों के लिए उपयोगी जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जानकारियां हैं, उस पर चर्चा करेंगे और इसी क्रम में हम हमेशा आगे भी बढ़ते रहेंगे। अगले सप्ताह में भी जब हमारी नए एपिसोड्स की शुरुआत होगी स्टेट पीसीएस करंट अफेयर्स अपडेट के स्तर पर, तो इसी तरीके से हम आगे भी आपको विभिन्न राज्यों से संबंधित और सभी राज्यों के लिए उपयोगी जो करंट अफेयर्स सामग्रियां हैं वो हम आपके लिए पेश करते रहेंगे। तो बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के सेशन में जो पहला सवाल है वो क्या है। पहले सवाल की यदि बात करें तो प्रश्न है, किस देश ने COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो टर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला तो है COP26। COP26 का मतलब क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC, UNFCCC है ना। इसके द्वारा ये एक आयोजन किया जाता है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के कॉन्टेक्स्ट में यह आयोजन किया जाता है और हाल ही में यह आयोजन ग्लासगो में हुआ है ना। उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह किस देश ने लॉन्च किया है। ऑप्शंस की बात करें तो भारत, यूनाइटेड किंगडम, USA और फ्रांस आपके सामने ऑप्शंस में है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने ई अमृत जो वेब पोर्टल है ये लॉन्च किया है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि COP26 के बाद जो COP27 है ये इजिप्ट में होने वाला है, ठीक है, यानी कि 2022 में इसका आयोजन इजिप्ट में होगा। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी गई हैं। ये देखिए, ई अमृत का जो शुभारंभ है ये इंडिया के द्वारा किया गया है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, है ना। क्योंकि आजकल आप समझ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए विभिन्न देशों के समक्ष कुछ न कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं और भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो यह चुनौती बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ऐसे में भारत ने यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए, इसका साथ देने के लिए जर्मनी ने कुछ सहयोग राशि देने की भी बात कही है और वह सहयोग राशि है 1.2 बिलियन यूरो, है ना। तो इतनी सहयोग राशि देने की बात की गई है किसके द्वारा? तो जर्मनी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जर्मनी ने भारत को सहायता देने की पेशकश की है। आगे देखते हैं आगे का क्या सवाल है। आगे का सवाल है, MPLADS किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर पंचायती राज मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत MPLADS आता है ना। MPLADS का फुल फॉर्म क्या हुआ? MPLADS का मतलब हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि सांसद कोटा से जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए एक योजना संचालित करने की बात इसमें कही गई है। किसके अंतर्गत? MPLADS के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सांख्यिकी एवं
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, है ना, ये है। इसमें पहले ये क्या था, 1993 में 1993 में इस स्कीम को शुरू किया गया था और उस दौरान यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष था, लेकिन उसके बाद इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सुपुर्द कर दिया गया। तो इसलिए इस लिहाज से यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे और क्या जानकारियां हैं। क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने S-4 मिसाइल सिस्टम खरीदने का रक्षा सौदा किया है? ऑप्शन हैं अमेरिका, UAE, रूस और चीन। S-400 मिसाइल आजकल बहुत ही चर्चा में है। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर कार्य करता है और भारत को यह जो उपकरण है यह रूस के द्वारा मिल रहा है और रूस ने इसकी डिलीवरी शुरू भी कर दी है। 2018 में ही इस उपकरण के कॉन्टेक्स्ट में, इस एयर डिफेंस सिस्टम को देने के कॉन्टेक्स्ट में भारत और रूस के बीच में एक समझौता भी हुआ था। तो उस लिहाज से यह जो प्रश्न है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह है क्या? तो एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हवा में ही किसी भी दुश्मन मिसाइल वगैरह को भेदने की क्षमता इसमें मौजूद है ना। इस लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण सवाल आपके समक्ष आ जाता है। S-400 मिसाइल ये जो है यही मिसाइल है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस भी भारत में मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। तो इसी दिन को विश्व मधुमेह दिवस या फिर वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पर भी मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि इस दिन यह दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल जो इंसुलिन के आविष्कारक थे, कौन? बेंटिंग, उनका जन्मदिवस इसी दिन पड़ता है। इस कारण से इस दिन को वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पर मनाया जाता है। बेंटिंग कौन थे और उन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो मधुमेह है, मधुमेह की रोकथाम के लिए इंसुलिन एक कारगर दवा के तौर पर यूज किया जाता है। इस लिहाज से इस दिवस का आयोजन 14 नवंबर के दिन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे देखते हैं, यही है वर्ल्ड डायबिटीज डे 2021। बेंटिंग ने इंसुलिन हार्मोन से संबंधित जो खोज की थी उसी के कारण इस दिवस का आयोजन किया जाता है। अब आगे का जो ये प्रश्न है वो प्रश्न क्या है? हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है। यह किन दो देशों द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत श्रीलंका या फिर भारत सिंगापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस के बीच ये सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार अभ्यास से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं, इस लिहाज से यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। यहाँ आप देख रहे हैं ये लोग जो सैनिक हैं, ये सैनिक इसी अभ्यास के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और इसके जो है 6ठे संस्करण के तहत यह अभ्यास किया गया और 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक इस अभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको जानना चाहिए। और ये है कहाँ पर? तो फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। फ्रांस के फ्रेजस नामक स्थान पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर जबकि हम अभ्यास की चर्चा कर रहे हैं, भारत की जो सेना है, विभिन्न स्तरों पर जो सेना कार्य करती है, अलग अलग देशों के साथ जो विभिन्न समय में अभ्यास करती है, उस लिहाज से यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में एक अभ्यास हुआ था, इसका नाम था युद्धाभ्यास। ये हुआ था अलास्का में। अलास्का कहाँ है? यह है अमेरिका में।
ठीक है। नाम क्या था? युद्धाभ्यास किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास हुआ था अम्पारा, ये अभ्यास का नाम है। और किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में ये अभ्यास हुआ था अम्पारा, है ना। इसके बाद भारत और सिंगापुर के बीच में एक अभ्यास हुआ था सिम्बैक्स। ना, यहाँ पर सिम्बैक्स नाम से एक अभ्यास हुआ था, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है, समुद्री अभ्यास, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ये हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, ये आपको जानना चाहिए। एक दो और अभ्यास हैं जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक है दोस्ती अभ्यास जो है वो भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों के बीच में ये अभ्यास हुआ था, है ना। इसके अलावा और मैं बता दूं, एक अभ्यास डस्टलिक हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, वो उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था कुछ दिन पहले। तो ये सब जो अभ्यास हैं ये आपको जानकारी में होना चाहिए कि किन दो देशों के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या रखा गया था। तो इस लिहाज से चूंकि शक्ति अभ्यास की बात यहाँ पर चल रही थी, इसलिए कुछ अन्य अभ्यासों के बारे में जो भी सैन्य अभ्यास हुए हैं भारत के अन्य देशों के साथ, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। प्रोफेसर बिमल पटेल को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में कितने साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से यदि देखा जाए तो इन्हें 5 वर्ष के लिए चुना गया है। कितने साल के लिए? 5 वर्ष से। इनका जो कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा, है ना। इनका कार्यकाल अभी 1-2 साल समय है, 5 साल के लिए इनका जो चयन है ये किया गया है। और ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के तौर पर भी ये कार्य कर रहे थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो बहरहाल जो प्रोफेसर बिमल पटेल हैं, इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए तो की ही गई है, और 1 जनवरी 2023 से, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी, 1 जनवरी 2023 से इनका जो कार्यकाल है ये शुरू हो जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं। शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट नामक किताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शंस हैं साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, पुलेला गोपीचंद या फिर प्रकाश पादुकोण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुलेला गोपीचंद। पी गोपीचंद की यह ऑटोबायोग्राफी है। क्या नाम है? शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। ये देखिए पुलेला गोपीचंद जी हैं और इन्होंने ये किताब ऑटोबायोग्राफी के तौर पर ये लिखी है। अगला सवाल देखते हैं। 14 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त हस्तांतरित की गई? ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, असम और हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो ग्रामीण हैं उनके लिए यह पहली किस्त इसके माध्यम से दी गई है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लक्ष्य किया गया है कि पूरे भारत के जो भी ग्रामीण परिवार हैं उन्हें 2022 तक घर मुहैया करा दिया जाए। जिनके पास भी घर नहीं है उनको घर मुहैया करा दिया जाए, एक लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक का ये टारगेट रखा गया है। अब आप देख ही रहे हैं कि 2021 अब अंत होने वाला है, अगले साल तक यह लक्ष्य पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच यह जो है एक आयोजन किया गया जिसके माध्यम से त्रिपुरा में पहली किस्त हस्तांतरित की गई है। यहाँ देख सकते हैं 14 नवंबर को पीएम प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1,47,000 लाभार्थियों को इस तरीके से पहली किस्त का आवंटन किया। नवंबर 2021 में विल्बर स्मिथ का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है साहित्य, अभिनय, खेल या फिर राजनीति। पहले देख लेते हैं कि विल्बर स्मिथ है कौन। ये आप विल्बर स्मिथ हैं
को आप देख रहे हैं। इनकी एक किताब भी है विशियस सर्किल, यानी कि ये एक साहित्यकार है, ऑथर हैं, और इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी जो पुस्तक है विशियस सर्किल बहुत ही फेमस रही थी। यदि ऑप्शंस के हिसाब से बात की जाए तो इनका संबंध ऑप्शन ए साहित्य से रहा था। आगे का सवाल देखते हैं। किस राज्य ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर ओडिशा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश ने कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, ये कैसर ए हिंद तितली है जिसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कैसर ए हिंद का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है टिनोपैल्पस इम्पेरियलिस। इसका मतलब होता है एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का राजा। उसी हिसाब से इसका नाम भी दिया गया है कैसर ए हिंद। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि हिम तेंदुआ किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये बहुत ही चर्चा में भी रहा था। आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को कितना अधिकतम सेवा विस्तार देने का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 3 साल का सेवा विस्तार अधिकतम दिया जा सकता है। पहले 2 साल का था, अब इसे एक्सटेंड करके कुल 5 साल किया गया है, यानी कि 3 साल का अधिकतम सेवा विस्तार देने की बात अभी इसमें की गई है। पहले ये 2 साल का था, अब इसे 3 साल का और सेवा विस्तार दिया जा रहा है, तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे का सवाल है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना इसी दिन की गई थी। ठीक है ना, इसकी स्थापना इसी दिन की गई थी 16 नवंबर को, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 15 नवंबर जो है वो भी महत्वपूर्ण दिवस है, वो जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इस बार की गई थी। 15 नवंबर को एक राज्य का स्थापना दिवस है, और वह राज्य कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखते हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। और एक बात और जो मैंने बताया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, इस लिहाज से यह एक सांविधिक निकाय है, इसे एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर भी काम करता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 2-3 बातें आपको मोटे तौर पर जाननी चाहिए कि यह सांविधिक और अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आगे का सवाल देखते हैं, एनसीसी पूर्व छात्र संघ के प्रथम सदस्य के तौर पर किन्हें चुना गया है? ऑप्शंस है श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, जनरल बिपिन रावत या फिर श्री किरेन रिजिजू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें एनसीसी पूर्व छात्र संघ के प्रथम सदस्य के तौर पर चुना गया है। यानी आपको मैं ऐसे बता दूं, एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन है ना, इसी में इनको एक सदस्य के तौर पर चुना गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन के सदस्य के तौर पर चुना गया है, और इन्होंने ही इसका उद्घाटन भी हाल ही में किया था, तो इस लिहाज से यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न है एनजीओ प्रथम, शशि थरूर, रवीश कुमार या फिर सुभाष कश्यप। इस प्रश्न का सही जवाब है एनजीओ प्रथम। इस संस्था को इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो एनजीओ है ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है भारत में और पूरे
विश्व भर में जो भी लाचार बच्चे हैं, जो भी अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनके बारे में यह आकलन करता है, उनकी गणना करता है, उनको मॉनिटर करता है और उसके हिसाब से उनके बेहतर विकास के लिए यह एनजीओ काम करता है। इसका नाम है एनजीओ प्रथम। आगे की चर्चा करते हैं। चर्चा में रही फिल्म जय भीम के निर्देशक कौन हैं? ऑप्शंस हैं फिलोमिन राज, प्रकाश राज, टी.एस. ग्रानवेल या फिर सी.बी. थॉमस। यह एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही है जय भीम। ये हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। बहुत ही इसमें एक सोशल लेवल पे, सामाजिक स्तर पर एक अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किस तरीके से अत्याचार की स्थितियां पनपती हैं, पनप सकती हैं, उसका जो है छायांकन इसमें किया गया है। तो इस लिहाज से यह जो मूवी है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, टी.एस. ग्रानवेल इसके डायरेक्टर हैं। ये आप देख रहे हैं, है ना। सूर्या एक साउथ इंडियन हीरो हैं, दक्षिणी फिल्म जगत के बहुत जाने माने नेता है और जय भीम में इनकी भूमिका रही है। टी.एस. ग्रानवेल जो है इनके डायरेक्टर हैं, इस मूवी के डायरेक्टर हैं। आगे का सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा उद्यान एवं म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शंस हैं जमशेदपुर, धनबाद, रांची या फिर बोकारो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रांची में प्रधानमंत्री जी ने इन दोनों का उद्घाटन किया है ना। मैंने आपको बताया ना कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा जो झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध विभूति के तौर पर जाने जाते हैं, उनका जन्म दिवस, उनकी जयंती उसी दिन मनाई जाती है, 15 नवंबर को ही। उसी के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई है और प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में ये इन दोनों का उद्घाटन भी किया है। कहाँ पर? रांची में, है ना। आगे का सवाल देखते हैं। भूदान पोचमपल्ली को UNWTO द्वारा बेस्ट टूरिज्म गांव का दर्जा दिया गया है। बताइए यह किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध जगह है पोचमपल्ली, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। यह जो है तेलंगाना में है, वर्तमान में तेलंगाना में है। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जी ने पोचमपल्ली से ही की थी, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जी हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इसका स्वागत किया है कि पोचमपल्ली को बेस्ट टूरिज्म गांव के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है ना। तो इस लिहाज से यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे का सवाल देखते हैं। चर्चा में रही पुस्तक 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इम्पैक्टेड इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शंस की बात करें तो सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, शशि थरूर, अमित मालवीय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मनीष तिवारी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में सलमान खुर्शीद जी की एक बहुत ही चर्चित पुस्तक रही है और इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया भी था। आप इस पुस्तक का नाम बताइएगा। अभी आज ही की खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक को बैन करने को लेकर के एक जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और ये कहा कि यदि आपको यह पुस्तक पढ़ने का मन नहीं है तो बेहतर है कि आप इसे नहीं पढ़िए, है ना। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो नहीं पढ़िए। इस तरीके से टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने की है। तो इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मनीष तिवारी जी की यह पुस्तक है 10 फ्लैश पॉइंट्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इम्पैक्टेड इंडिया 20 ईयर्स। इस तरीके से यह पुस्तक लिखी गई है। आगे की खबर है, जो सवाल बन रहा है, प्रीतम रानी सिवाच को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉकी। हॉकी से प्रीतम रानी सिवाच का संबंध है। ये हॉकी की कैप्टन भी रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रेन कर रही हैं। ये पहले कैप्टन भी रही थी प्रीतम रानी और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इन्हें इस क्षेत्र में ही यह पुरस्कार दिया गया है।
आगे देखते हैं आगे का सवाल क्या है। खबरों में रहा डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट DART डार्ट किसका मिशन है? ऑप्शंस की बात करें तो इसरो, जाक्सा, नासा या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस मिशन की शुरुआत की है। दरअसल है क्या कि इस मिशन का जो मकसद है ये है कि पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले जो भी उल्कापिंड हैं, जो भी ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको दूर रहते हुए ही ध्वस्त कर देना, वो पृथ्वी से के नज़दीक न आए, उन्हें पहले ही समाप्त कर देना। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यह मिशन शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत नासा के द्वारा की गई है। इसरो के बारे में मैं आपको बताऊं, इसरो तो भारत का अपना अंतरिक्ष संगठन है ही, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है ना, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये यूरोप से संबंधित जो भी अंतरिक्ष गतिविधियां होती हैं यूरोपीय देशों से संबंधित, वह उसका नियंत्रण यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डार्ट नाम है इसका। क्या नाम है? डार्ट। एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आगे का सवाल देखते हैं। भारत में बच्चों के लिए पहला वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया गया। CSIR ने किसके साथ मिलकर यह लैब तैयार किया है? इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी और IIT दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। CSIR ने यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर के इस तरीके से एक वर्चुअल साइंस लैब की शुरुआत की गई है जो बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि CSIR की एक मुहिम है जिज्ञासा, उसी के तहत इसकी शुरुआत की गई है जिसमें IIT बॉम्बे ने पार्टिसिपेट किया है। आगे का सवाल देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट बनेगा? ऑप्शंस की बात करें तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और ये उत्तर प्रदेश में है और यहीं पर नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट के तौर पर इसे बनाने की भी बात की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह यूपी में उत्तर प्रदेश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के तौर पर जाना जाएगा। तो इस लिहाज से यह आपके लिए उपयुक्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट के तौर पर इसे जाना जाएगा। जेवर नाम है इसका, है ना, जेवर एयरपोर्ट। अगला सवाल है, मैडलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जिन्हें कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ा? ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन की ये है मैडलेना एंडरसन, इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, इसके कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा दे दिया। तो ये इस कारण से यह जो एक समाचार है यह सुर्खियों में आ गया था। यह है मैडलेना एंडरसन, इन्होंने इस्तीफा फिर दे दिया। अब आप मुझे ये बताइएगा कि स्वीडन की राजधानी कहाँ है? अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, विदर्भ या फिर सौराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने यह ट्रॉफी अपने नाम की है ना। इसमें देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर और यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यह जो ट्रॉफी है यह किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है ना, ये आपको जानना चाहिए, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। आगे का सवाल है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR कितनी है? 2.0, 2.1, 2.2 या फिर 2.3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2.0। मैं आपको बता दूं कि NFHS5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है और इसी के तहत
ये आंकड़ा सामने आया है कि पहले जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 का एक अनुमान लगाया जा रहा था, इसमें अब घटोतरी हुई है और यह 2.0 यह आंका गया है। अभी जो TFR का एक टारगेट रखा गया था, टारगेट क्या था? ये 2.1 का टारगेट था, 2.1 का टारगेट था, लेकिन इससे भी कम इसमें इस सर्वे में ये आंका गया है। इसमें यह दर्शाया जाता है कि जो भी एक महिला है वह महिला अपने प्रजनन काल में कितने औसत बच्चे को जन्म देती है, वह इस रेट के माध्यम से पता चलता है, टोटल फर्टिलिटी रेट के माध्यम से पता चलता है। 2.1 का जो आंकड़ा था, टारगेट था, इसमें ये माना जा रहा था कि यदि जो है वर्तमान में जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी आने वाले समय में अपने आप को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है न ही घटेगी और न ही बढ़ेगी। लेकिन जो रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसमें जो इतनी बड़ी गिरावट अभी आंकी गई है, इससे ये संकेत मिल रहा है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे भी और नीचे हो सकती है और वर्तमान पीढ़ी अपने आप को पूरी तरीके से भी रिप्लेस नहीं कर सकेगी, यानी जनसंख्या और जो अपेक्षा से और कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसे देखा जा सकता है। तो आपको ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े ध्यान में रखने चाहिए। टारगेट क्या था, क्या अभी था, और अभी जो सर्वे है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है, इसी के संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन पहले पायदान पर है? चंडीगढ़, शिमला, कोयम्बटूर या फिर मेरठ? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला पहले पायदान पर है, कोयम्बटूर दूसरे पायदान पर है और चंडीगढ़ तीसरे पायदान पर है इस इंडेक्स के मुताबिक, है ना। शिमला पहला, कोयम्बटूर दूसरा और चंडीगढ़ तीसरे पायदान पर सामने आया है। आगे का सवाल देखते हैं, चर्चा में रहा मैसूर घोषणा का संबंध किससे है? महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को रोकने से, सर्विस डिलीवरी से, हाथियों के संरक्षण से या फिर ब्लू इकोनॉमी से? इस प्रश्न का सही जवाब है सर्विस डिलीवरी से, यानी कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को इसमें तवज्जो देने की बात की गई है कर्नाटक के सरकार के द्वारा, और उसी के तहत मैसूर घोषणा की बात सामने आई है। इस लिहाज से यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। सिटीजन सेंट्रिक सर्विस की बात इसमें की गई है ताकि जो जनता को मद्देनज़र रखते हुए सेवाएं प्रदान की जाएं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उसका सही समय से उसका निदान निकाला जा सके। तो आज की चर्चा में हम यहीं तक सीमित रखते हैं। आज की चर्चा में हमने देश दुनिया की कई सारी खबरों को समेटने की कोशिश की है। बीते हफ्ते में जो भी घटनाएं घटी हैं उसको हमने एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश की है। ऐसे ही हमारे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। आप देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट PCS चैनल। धन्यवाद।